ओम। ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। साथियों, आज का विषय है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर गुड हेल्थ। कोई 1.25 महीना हो गया है लॉकडाउन को आरंभ हुए, और मैं समझता हूं कि अब प्रैक्टिकली हम में से हर एक व्यक्ति को ये समझ में आ गया होगा कि ये कोरोना नाम का वायरस कोई बहुत जल्दी इससे छुटकारा हमको मिलने वाला नहीं है। लॉकडाउन में अधिक से अधिक ये हो जाएगा कि हम हॉटस्पॉट्स को, कंटेनमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ग्रीन जोन्स, ऑरेंज जोन्स ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है कुछ कुछ दुकानें खुल जाएं, कुछ फैक्ट्रीज खुल जाएं, पार्शियली कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी आरंभ हो जाए। पर ये खतरा, ये आतंक कोरोना का, ये अब जीवन की एक सच्चाई बन के हमारे साथ रहने ही वाला है। ये समझ में, मेरे अंदाज में कई लोगों को ये बात समझ में आ ही चुकी होगी। तो इसका एक ही परमानेंट इलाज है, और वो परमानेंट इलाज ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। क्योंकि वातावरण जैसा भी हो, यदि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लेंगे, हम सशक्त हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे इस खतरे को हैंडल करने के लिए। तब फिर कुछ व्यवस्था अपने लिए हो सकती है। तो इस दृष्टि से यदि देखें तो हेल्थ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण डायमेंशन अब जीवन का बन गई है। हेल्थ जो अंग्रेजी में शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीनिंग फॉर द वर्ड हेल्थ। हेल्थ अंग्रेजी में इसकी जो ओरिजिनल रूट वर्ड इसका है वो है हील। यदि आप कंप्लीटली हील्ड हो हर स्तर पर अपने जीवन में, तो आप हेल्दी हो। डिजीज की डेफिनेशन है, बीमारी की डेफिनेशन है, हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है। हेल्थ मतलब यू आर हील्ड। किस स्तर पर? फिजिकल स्तर पर भी, इमोशनल स्तर पर भी, मेंटल स्तर पर भी, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी। एट ऑल लेवल्स व्हेन यू आर कंप्लीटली हील्ड, तब आप हेल्दी हो। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। फिजिकली आप स्ट्रांग हो, फिजिकली आप हेल्दी हो, पर मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली यदि आप इंज्योर्ड हो, यदि आप बेचैन हो, यदि आप स्ट्रेस में हो, यदि आप वहां हील नहीं हो, तब आपका मन, आपकी स्पिरिट, ये घाव भी आपके फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेंगे।
ये जीवन का नियम है। योर फिजियोलॉजी इंपैक्ट्स योर साइकोलॉजी, योर साइकोलॉजी इंपैक्ट्स योर फिजियोलॉजी। आप मन में जो भी सोचते हो, मन में जैसे भी विचार हैं, जैसी भी भावनाएं हैं, वो आपके शरीर पर असर डालती हैं। पिछले कुछ सत्रों में कहीं मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था आपके साथ। आपने अपने मन में नींबू की कल्पना की थी और आपके मुंह में पानी आया था, जबान पर पानी आया था। न नींबू असली था, न चाकू असली था, पर मुंह में पानी असली था। आप साधारण नींबू की कल्पना करते हो मन में, आपके जुबान पर पानी आता है, आपके मन में पीड़ा है, चोट है, क्लेश है, घाव है। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन में आपको समझाया था 42 जहर इससे पैदा होते हैं। आप में 42 नेगेटिव केमिकल्स। आपका सारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो 7 ग्लैंड हम चक्रा बैलेंसिंग में जो बात करते हैं, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और एड्रेनलिन ग्लैंड्स, ये सारा का सारा आपका शरीर केमिकल फैक्ट्री है। आपके मन का हर विचार, आपके मन की हर भावना आपके शरीर में विभिन्न केमिकल्स पैदा करती है। और ये केमिकल बैलेंस ठीक नहीं हो, 47% कैंसर अनरिजॉल्व्ड एंगर से होता है। मैंने आपको कहा था ये इमोशनल इंटेलिजेंस। तो फिजिकल हेल्थ तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ, इसके साथ स्पिरिचुअल हेल्थ, इसके साथ इमोशनल हेल्थ, ये हर स्तर पर अपने आप को हमें हील करना पड़ेगा, अपने आप को हमें स्वस्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। मन में जो भी विचार, जो भी भाव आपके आते हैं, वो आपके शरीर पर हेल्थ विचार असर डालते हैं, और आपके शरीर के साथ आप जो भी क्रियाएं करते हो, इसकी गूंज भी आपके मन में होती है। ये दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। जितनी बीमारियां हैं मेडिकल साइंस द्वारा आइडेंटिफाई की हुई, उसमें से एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज साइकोसोमैटिक बीमारियों का है। साइको मतलब माइंड, सोमा मतलब शरीर। फिजिकली टेस्ट करवा लोगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखेगी, पर बीमारी है शरीर में, क्योंकि जड़ इस बीमारी की शरीर में नहीं है, मन में है। तो साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी, हमारी स्पिरिचुअलिटी ठीक नहीं होगी, हमारा इमोशनल बैलेंस ठीक नहीं होगा, तो भी शरीर में बीमारियां होंगी। तो उसको हैंडल करना ही है। इमोशनल इंटेलिजेंस से इमोशनल हेल्थ को हैंडल करना है, और चक्रा बैलेंसिंग से अपने केमिकल बैलेंस को ठीक रखना है, मेडिटेशन से अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक रखना है, ये सब करना है। और साथ में फिजिकल हेल्थ को भी सही रखना है, फिजिकल हेल्थ को भी ठीक रखना है। एक बहुत सुंदर शिव सूत्र है, शिव ने पार्वती से कहा शिव सूत्र, और उसमें सुंदर, सबसे सुंदर शिव सूत्र है विषम त्यजेत। विषम त्यजेत मतलब विष का त्याग करना चाहिए। तो फिजिकल शरीर में, फिजिकल लेवल पर हम क्या विष लेते हैं, इसकी चर्चा मैं करूंगा आज पूरे सत्र में। मेंटल लेवल पर जो विष है वो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव अटेंशन, नेगेटिव फोकस, नेगेटिव इनपुट्स देना अपने मन को, ये विषय मन का। और स्पिरिचुअल लेवल पर, आत्मा के लेवल पर विषय सीकिंग अटेंशन, अटेंशन सीकिंग। ये हमारे ईगो का ही, हमारे अहंकार का ही एक प्राकट्य है। यह विषय आत्मा के लेवल पर। तो अहंकार का त्याग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फीडिंग टू द माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब स्पिरिचुअल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए आवश्यक है। और इनके बिना फिजिकल हेल्थ 100% सही नहीं हो सकती। अब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। शरीर आपको ईश्वर ने जैसा दिया है, इसको 140 साल तक चलना चाहिए। इंजीनियरिंग लाइफ आपके शरीर की जो है 140 साल की लाइफ है। हमारे बुजुर्ग 90, 95, 100 साल तक जीवित रहते थे। हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, कोई बीमारी नहीं होती थी, दांत सही रहते थे, चलते फिरते थे, अपना काम स्वयं करते थे, सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहते थे, और हेल्दी रहते हुए ही उनकी मृत्यु होती थी। क्योंकि 140 वर्ष है हमारे शरीर की डिजाइंड, इंजीनियर्ड लाइफ 140 वर्षों की है।
और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज कितनी है? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल की है। तो आधी उम्र में मर रहे हैं। आज जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो हमारी इस विश्व में 15 कल्चर्स, 15 संस्कृतियां ऐसी हैं, संस्कृतियां, मैं एक दो घरों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी संस्कृतियां, 15 ऐसे कल्चर्स हैं जहां पर एवरेज लाइफ 105 साल की है। इनमें से 2 तो भारत में ही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हुंजास और कोरकोनम्स, ये 2 प्रजातियां हैं। 105 साल एवरेज लाइफ है। जॉर्जियंस है रशिया में, अजरबैजानीज हैं, और ऐसी 10-11 और प्रजातियां हैं। 15 कल्चर्स हैं जहां पर एवरेज लाइफ 105 साल की है। इन 15 प्रजातियों के इतिहास में, इनकी हिस्ट्री में एक भी मृत्यु नहीं हुई हार्ट अटैक से, कैंसर से, ब्लड प्रेशर से या डायबिटीज से। 4 बीमारियां जिनसे सिविलाइज्ड वर्ल्ड में 80% लोग मरते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल के डिजेनरेटिव डिजीजेस। उन 15 प्रजातियों के इतिहास में एक भी मृत्यु इन 4 बीमारियों से नहीं। 80 साल की स्त्री दिखती है जैसे 40 साल की हो। तो क्या है ऐसा जो वो कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं? और ऐसा क्या है जो हम कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं? इन 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं कि हम क्या कर रहे हैं जो वो नहीं कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, इन 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तब हमें सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है वास्तव में, और उत्तर यह है कि वो लोग अपने शरीर को एब्यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज नहीं कर रहे हैं, डिसयूज नहीं कर रहे हैं, और हम निरंतर अपने शरीर को कंसिस्टेंटली एब्यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं और डिसयूज कर रहे हैं। और जब आप अपने शरीर को मिसयूज, डिसयूज और एब्यूज करते हो, देन डिजीज इज द रिजल्ट। डिजीज बहुत सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, डिस ईज, व्हेन ईज इज डिस्टर्ब, डिजीज इज द रिजल्ट। बीमारी नतीजा है, परिणाम है हमारा अपने शरीर को एब्यूज करने का, मिसयूज करने का और डिसयूज करने का परिणाम। तो कैसे हम अपने शरीर को एब्यूज, मिसयूज या डिसयूज कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, आपके शरीर को केवल 3 इनपुट्स चाहिए आपसे, बाकी सब शरीर स्वयं करता है। उसकी डिजाइन ही हेल्दी है, उसको सिर्फ 3 इनपुट्स चाहिए, बाकी हेल्थ शरीर स्वयं तय कर लेता है। 3 इनपुट्स क्या है? जो भोजन आप करते हो या पानी आप पीते हो या डे टू डे लाइफस्टाइल के जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, ये जो इनपुट है आपके शरीर को आप देते हो, ये एक इनपुट है। दूसरा इनपुट जो हवा आप सांस के द्वारा लेते हो, जो ऑक्सीजन आप सांस के द्वारा लेते हो, ये आपको शरीर को देनी पड़ती है, ये दूसरा इनपुट है। और तीसरा इनपुट है जो एक्सरसाइज, व्यायाम आप करते हो, ये तीसरा इनपुट आपको शरीर को देना पड़ता है, बाकी शरीर स्वयं सब कुछ करता है। तो जो भोजन हम कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो विभिन्न डे टू डे मॉडर्न लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स हम यूज और कंज्यूम कर रहे हैं, ये अब्यूज है हमारे शरीर का। जिस प्रकार की हवा हम सांस के द्वारा बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन की वजह से जो पोल्यूटेड एयर, हेवी डोजेस ऑफ पोल्यूशन हम ले रहे हैं नित्य प्रति सांस के द्वारा, ये मिसयूज है हमारे शरीर का। और जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, नो एक्सरसाइज एट ऑल, थैंक्स टू साइंटिफिक इन्वेंशंस, ये डिसयूज है हमारे शरीर का। साइंटिफिक इन्वेंशन आप ध्यान से देखिए, हर साइंटिफिक इन्वेंशन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मनुष्य के जीवन में से कम कर देता है। मेरा विवाह हुआ था नया नया,
तो घर में शांति रखने के लिए कभी कभी पत्नी को फिल्म दिखाने थिएटर ले जाते थे। तो उस थिएटर ले जाने की क्रिया में स्कूटर स्टार्ट भी करनी पड़ती थी, उसको किक भी मारनी पड़ती थी, ड्राइव करके भी जाते थे। वहां पर स्कूटर खड़ी की, फिर लाइन में लगे, टिकट खरीदा, ऊपर गए थिएटर में, फिर इंटरवल में निकले, फिर बाद में समाप्त होने के बाद फिल्म फिर निकले, फिर वापस घर आए, रास्ते में गए, डिनर विनर किया। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज एक फिल्म देखने के चक्कर में हो जाता था। अब आपको एक इडियट बॉक्स घर पे लगा हुआ है जिसमें एक साथ 50, 60, 100 फिल्में चल रही हैं। नेटफ्लिक्स, हॉटस्पॉट ये हो तब तो 200, 500 फिल्में भी आपके हाथ में हैं। कम से कम पहले उसको चैनल सेलेक्ट करने के लिए, बटन ऑन ऑफ करने के लिए उठ के जाना पड़ता था, फिर उन्होंने रिमोट थमा दिया हाथ में, तो वो भी जाने की जरूरत नहीं है। अब तकिए पे बैठे बैठे ही आप सब चेंज कर लो। घर में काम होता था, कपड़े धुलते थे, बर्तन मंजते थे, तो सारी वॉशिंग मशीन्स आ गई, डिशवॉशर्स आ गए। हर इन्वेंशन मनुष्य के जमीन में से, शरीर में से, मनुष्य के जीवन में से कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कम करता है, और ये डिसयूज है शरीर का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। तो डिसयूज और मिसयूज को यदि आप अष्टांग योग के तीसरे और चौथे हिस्से से हैंडल करो तो ये बहुत सुंदर हैंडल करने का तरीका है। अष्टांग योग में मैंने आपको समझाया था यम और नियम, पहले 2 हिस्से डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तीसरा हिस्सा है योगासन। योगासन जितना सुंदर एक्सरसाइज शरीर के लिए दूसरा नहीं है। आप जिम ले लो, आप एरोबिक्स ले लो, वॉकिंग ले लो, स्विमिंग ले लो, रनिंग ले लो, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सरसाइज ले लो, वो सारे मसल्स के एक्सरसाइजेस हैं। और इसलिए जब आप वो सारे एक्सरसाइज करते हो तो थक जाते हो, क्योंकि मसल्स लैक्टिक एसिड रिलीज करती हैं और इससे आप थक जाते हो। योगासन एक ही एक्सरसाइज है जिसको करने में आप स्ट्रेच करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अपने शरीर को ट्विस्ट करते हो, टर्न करते हो, अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज करते हो, डिटॉक्सिफाई करते हो अपने ऑर्गन्स को, और इसलिए हेल्थ बनती है, इसलिए आप फ्रेश फील करते हो। योगासन के बाद आप फ्रेश फील करते हो। यह सबसे सुंदर एक्सरसाइज है शरीर को स्वस्थ रखने का, क्योंकि हेल्थ बनती है योगासन से। बाकी सब एक्सरसाइज से आपके मसल्स बनते हैं, बॉडी बिल्डिंग होती है, 6 पैक एब्स आ जाते हैं। हेल्थ बिल्डिंग योगासन से होती है। सबसे 100-125 प्रकार के एक्सरसाइजेस हैं, योगासन है, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए भी हैं, अलग अलग शरीर के हिस्सों के लिए भी हैं। मेरी रिकमेंडेशन, यदि आप नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति हो, आप में कोई स्पेशल बीमारी नहीं है, कोई स्पेसिफिक अटेंशन देने जैसा आपका शरीर का कोई एक विशेष हिस्सा नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार दिन में 3 से 5 साइकिल्स कर लो। 12 आसनों की सीक्वेंस है एक साइकिल में, सूर्य नमस्कार में। सूर्य की वजह से सारा पृथ्वी पर जीवन है, और इसलिए सूर्य के प्रति कृतज्ञता, ये सूर्य नमस्कार का फिलॉसफी है। तो 12 आसनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चढ़ते हुए सूर्य के 5 घंटों के आसन है। 12 घंटों का सूर्योदय से सूर्यास्त तक एवरेज होता है, तो 5 चढ़ते हुए सूर्य के, 1 2 3 4 5, ये चढ़ते हुए सूर्य के आसन है। 6 और 7 ये स्टैंड अलोन 11 बजे से 1 बजे तक के सूर्य के आसन है, और 8 9 10 11 12 ये 5 उतरते हुए सूर्य के आसन है, ढलते हुए सूर्य के आसन है। तो ये 1 2 3 4 5 रिवर्स ऑर्डर में है, 5 4 3 2 1, 8 9 10 11 12। ये 12 घंटों के 12 आसन हैं, एक ही सीक्वेंस, उसकी 12 आसनों की एक साइकिल होती है। मन में सूर्य के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। जनरल हेल्थ, आपके शरीर के मोस्ट ऑर्गन्स इसमें एक्सरसाइज हो जाते हैं। तो 3 से 4 आसन 5 साइकिल से यदि आप कर लो, 15 मिनट में ये हो जाएगा। जनरल हेल्थ के लिए दिस इज इनफ, मेरी समझ में। वैसे आसन तो 100-125 हैं, और अलग अलग आसन के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। मैं सारा कुछ समझाने आ जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा पूरा ये सेशन। किसी भी योग के टीचर से आप ये सीख सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज की मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है। तो
सूर्य नमस्कार करने से पहले गायत्री मंत्र आपको पढ़ना होता है। ये भी सूर्य के प्रति एक प्रकार का सूर्य के प्रति उनकी उपासना है, सूर्य की है। इसको मैं इसका एक सेपरेट सेशन बताऊंगा आपको, गायत्री मंत्र के ऊपर एक पूरा सेशन बताऊंगा। हिंदू धर्म का सबसे महान मंत्र है वो। तो वो पहले चैंटिंग, उसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य की धूप भी मिलती है। इसके बाद 15 मिनट आपको प्राणायाम करना है और 15 मिनट ध्यान करना है। ये टोटल जो टाइम है 45 मिनट का, ये इतनी सूर्य की धूप मिल जाए तो आपकी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आपकी हड्डियों की जितनी बीमारियां हैं मोस्टली कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होती है, और कैल्शियम सोखने के लिए हड्डी में विटामिन डी होना आपके स्केलेटन में जरूरी है। और विटामिन डी का डायरेक्ट स्रोत सूर्य है। वेजिटेरियंस को विटामिन डी का अपने भोजन में जनरली दूसरा स्रोत कम है, इसलिए हमें जनरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। यदि आप सूर्य की धूप ले लो दिन में 45 मिनट सुबह सुबह, तो यू विल गेट सफिशिएंट विटामिन डी, और वो ऑटोमेटिकली आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान, इस 45 मिनट में आपको सूर्य की जितनी धूप चाहिए वो सब मिल जाती है। सुबह 6:30 से 7:15 के बीच में यदि आप करो, इससे बेस्ट टाइम दूसरा नहीं। 15 मिनट के प्राणायाम में क्या करना है? इस प्राणायाम भी 60-70 प्रकार के प्राणायाम है। ये मिसयूज को हैंडल करने के लिए, सूर्य नमस्कार डिसयूज को हैंडल कर लेगा, मिसयूज के लिए प्राणायाम 60-70 प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्राणायाम हैं। आप 3 बेसिक प्राणायाम 5-5 मिनट कर लो तो भी काफी है। जो 3 मैं बेसिक प्राणायाम रिकमेंड करता हूं, उसमें एक है अनुलोम विलोम। ये आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करने का प्राणायाम है। दूसरा है भ्रमरी। भ्रमरी आपके ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस एक कोनिकल कंपोनेंट है, जो आपके सारे एंडोक्राइन सिस्टम का बैंड मास्टर है, कंट्रोलर है। आपकी केमिकल फैक्ट्री का टोटल कंट्रोल हाइपोथैलेमस में है। और भ्रमरी एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने ब्रेन के नीचे के हाइपोथैलेमस की मसाज कर सकते हो। कोई भी योग का टीचर, साधारण टीचर भी आपको सिखा देगा। हाइपोथैलेमस को मसाज करने का तरीका है भ्रमरी, और इससे आपका केमिकल बैलेंस सही रहता है। तीसरा जो मैं रिकमेंड करता हूं प्राणायाम, वो है कपालभाति। ये 3-5-5 मिनट के प्राणायाम आप कर लो, 15 मिनट काफी है। प्राणायाम के 2 बेसिक थंब रूल्स हैं, बेसिक मेन रूल्स प्राणायाम के 2 हैं। उसकी चर्चा मैं भी कर लेना आवश्यक समझता हूं, ताकि आपको समझ में आएगी प्राणायाम से होता क्या है। प्राणायाम का फर्स्ट बेसिक रूल है, जब सांस लो तो गहरी से गहरी लो, और जब सांस छोड़ो तो पूरी की पूरी छोड़ो। ये रूल क्यों है? आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, इनकी एक सांस में लेने की कैपेसिटी है 3.5 लीटर हवा, 3500 सीसी। आपके फेफड़े एक सांस में अपने अंदर सांस भर सकते हैं। साधारण मनुष्य एवरेज लाइफ में 400-500 सीसी से ज्यादा हवा नहीं लेता है प्रति सांस। इसका मतलब यह है कि आप अपने लंग्स की 12 से 15% कैपेसिटी मात्र यूज करते हो साधारण जीवन में। और जब निरंतर आप सालों साल इसी तरह जीते रहोगे, 85% कैपेसिटी अपने लंग्स की आपने यूज ही नहीं की, तो फिर एडवांस मिडिल एज में आपके फेफड़ों की लचक, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर शुरू होंगे, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू होंगे। कोरोना के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाने का एक सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है कि हम अपने लंग्स की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना सबसे पहला अटैक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पर करता है। पर्टिकुलरली यदि आप मिडिल एज या एडवांस मिडिल एज से आगे की उम्र के हैं, तो डेफिनेटली आपको प्राणायाम करना चाहिए, अपनी लंग्स की कैपेसिटी, इलास्टिसिटी बढ़ानी चाहिए। 15 मिनट का प्राणायाम विल डू दिस फॉर यू। दूसरा थंब रूल प्राणायाम का है कि जितनी आप गहरी सांस लेते हो, उतना आपका जीवन लंबा होता है। प्राणायाम में आप गहरी सांस लेते हो और पूरी सांस छोड़ते हो, तो आपकी ब्रीदिंग साइकिल बड़ी हो जाती है, और ब्रीदिंग साइकिल बड़ी हो जाती है तो आपका जीवन लंबा हो जाता है। आध्यात्म में धारणा है ना कि आप गिनती की सांसें लेकर आते हो, तो गिनती की सांसों में हर सांस को जितना लंबा कर लिया, उतना जीवन आपका समय के हिसाब से लंबा हो गया। उदाहरण देके भी आपको एक बात समझा दूंगा। ये आप चूहों को देखिए, चूहा एवरेज 1 मिनट में 80 से 85 बार सांस लेता और छोड़ता है।
पेट उसका फक 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 ऐसे चलता ही रहता है, बेलो जैसा। एवरेज चूहे की लाइफ 6 महीने की। कुत्तों को देखिए आप, 1 मिनट में 40 से 45 बार वो सांस लेते और छोड़ते हैं। जबान लटकी होती है। एवरेज लाइफ कुत्तों की 9 साल से 12 साल की। मनुष्य 1 मिनट में एवरेज 13 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। एवरेज लाइफ मनुष्य की 65-70 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के जीवन में है। कछुआ 1 मिनट में 2 या 3 बार सांस लेता और छोड़ता है। एवरेज लाइफ कछुए की 150 से 200 साल की है। जितनी गहरी सांस आप लोगे उतना लंबा आपका जीवन होगा। इसलिए प्राणायाम इज हाईली बेनिफिशियल। तो आसन, योगासन से आप एक्सरसाइज की नीड अपने शरीर की फुलफिल कर सकते हो, और 15 मिनट के प्राणायाम से आप मिसयूज जो दिन भर करोगे शरीर का पोल्यूटेड एयर लेकर, वो रेगुलेटेड ब्रीदिंग साइकिल से, प्राणायाम से आप उतना काउंटर कर लोगे उस इफेक्ट को। तो ये दो, मिसयूज और डिसयूज। एब्यूज जो हम कर रहे हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। शरीर का जो हम एब्यूज कर रहे हैं, पहला इनपुट आपके शरीर को पानी का आप देते हो। आपके शरीर में 70% पानी है। इस एक एलिमेंट को यदि आप सही ढंग से समझ लो, पानी को, तो 70% आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आपके शरीर में 70% पानी है, पृथ्वी पर भी 70% पानी है। हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स आते हैं। तो पृथ्वी का 70% पानी चंद्रमा के होने या न होने से, पूरा होने या बिल्कुल ना होने से, इसमें ज्वार भाटा आता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप क्या समझते हो कि आपके शरीर में कुछ नहीं होता होगा? आपके शरीर में भी तो 70% पानी है। तो आपके शरीर में जो उथल पुथल होती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, इसलिए उस दिन उपवास रखना आपके लिए बहुत लाभकर है। आपका मन थोड़ा अस्थिर होता है उन 2 दिनों में। हमारे यहां वैदिक काल में छुट्टी का दिन अमावस्या और पूर्णिमा का होता था। 1000 वर्षों की गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने सैटरडे संडे कर दिया हमारा वीकली ऑफ। और संडे को वो तो चर्च चले जाते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है संडे के दिन करने के लिए। हम घर में बैठकर ताश खेलते हैं उस दिन। वैदिक काल की छुट्टियां अमावस्या और पूर्णिमा की हुआ करती थी, क्योंकि उस दिन मन अस्थिर होता है। पूर्णिमा के दिन पागल थोड़ा और ज्यादा पागल हो जाता है। इसलिए पागलों को अंग्रेजी में शब्द है लूनाटिक। लूनाटिक मतलब लूनार साइकिल से जो इफेक्ट होता है वो लूनाटिक। ज्योतिष में भी, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो मन अस्थिर होता है थोड़ा उन 2 दिनों में, और इसलिए शरीर को बैलेंस करने के लिए अस्थिर मन के साथ उस दिन उपवास रखना अपने लिए बेहतर है, बेनिफिशियल है। तो पानी के एलिमेंट को समझना बहुत आवश्यक है। ये क्रिटिकल एलिमेंट है हमारे शरीर का। कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और कब पीना चाहिए, ये 3 बातें पानी के विषय में समझने योग्य है। कितना पीना चाहिए, ये निर्भर करता है आपके वजन पर। इसका सिंपल फॉर्मूला है योर वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 लीटर्स पर डे। यदि आपका वजन 70 किलो है तो 10 से डिवाइड करोगे तो 7 हो गया। 7 माइनस 2 लीटर्स मतलब 5 लीटर आपको प्रतिदिन पानी पीना है। और ये समर में है, गर्मी के दिनों में है। विंटर में और रेनी सीजन में 10-20% इससे कम भी हो सकता है। यदि आपका 50 किलो वजन है तो 50 किलो डिवाइडेड बाय 10, 5 माइनस 2, 3 लीटर पानी आपके लिए सफिशिएंट है। तो कितना पीना है, ये फॉर्मूला है, योर वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 लीटर्स पर डे। कैसे पीना है? फर्स्ट कंडीशन, घूंट घूंट करके पीना है। गट 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 सारी बोतल नीचे नहीं उतारनी।
आपका डायफ्राम जो आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कवर करके रहता है, वो एक साथ 1 किलो लोड पड़ जाए उसमें 1 लीटर पानी यदि आप पी लो तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर लोड आता है। एडवांस मिडिल एज में वो झिल्ली फटना शुरू हो जाती है, आप हर्निया के शिकार हो जाओगे। इसलिए गट 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 एक साथ नहीं पीना है। और ये लोड ज्यादा तब आता है जब आप खड़े खड़े पानी पीते हो, क्योंकि वो पूरा लोड उस झिल्ली पर आता है। तो पानी हमेशा बैठ कर पीना है, घूंट घूंट पीना है, बैठ कर पीना है, और जहां तक हो सके रूम टेम्परेचर का पीना है। यदि आप बहुत ठंडा पानी पीते हो, आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, तो आपके शरीर को बेकार में ही उस ठंडे पानी को 37 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है। आपकी जो ऊर्जा दूसरे कामों में लग सकती थी, डाइजेशन में या किसी और काम में, उस ऊर्जा को बेकार में उस पानी को गर्म करने में व्यर्थ करना पड़ता है। तो इसलिए तीसरी चीज कब पीना है। सुबह नींद में से उठते ही 2-3 ग्लास पानी पीना है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी पीना है। 3 जो आप भोजन दिन में करोगे, उन 3 भोजनों के साथ या उसके 45 मिनट बाद तक भोजन करने के आपको पानी नहीं पीना है। बाकी किसी भी समय आप पानी पी सकते हो, और टोटल पानी की मात्रा उतनी होनी चाहिए जो मैंने उस फॉर्मूला में आपको समझाई, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 लीटर्स। ये पानी पीने का समय है। 70% हेल्थ आपकी पानी से ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद भोजन जो आप करते हो, 3 प्रकार के भोजन हैं। तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है। तामसिक भोजन मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, बहुत ज्यादा प्याज या लहसुन हो गया, या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, ये तामसिक फूड के इसको हजम करने में समय बहुत लगता है मनुष्य को। इसकी क्वांटिटी हमारे दिन भर के भोजन में 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बाय वेट। यदि आप दिन भर में 1 किलो भोजन करते हो तो 100 ग्राम से ज्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन तो आप नहीं करो तो ही अच्छा है, पर मेरे सेशंस सभी क्लास के लोगों के लिए होते हैं, और तामसिक लोगों के लिए, जो किलर इंस्टिंक्ट जिनको चाहिए, उस प्रकार के लोगों के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड का भी प्रावधान हमारे यहाँ शास्त्रों में किया है। पर आप किस काम में लगे हो उसके हिसाब से, यदि आप क्षत्रिय हो तो आपको राजसिक भोजन करना चाहिए। मिर्च मसाला बहुत हो, उसमें घी बहुत हो, रिच फूड हो, ये राजसिक भोजन है। इससे आपकी एंगर भी बढ़ेगी, लोभ भी बढ़ेगा। तो वैश्यों के लिए भी ये भोजन है, क्योंकि लोभ आपको चाहिए। अगर आप बिजनेस वेल्थ क्रिएशन की इंडस्ट्री में हो तो लोभ चाहिए, तो इसके लिए राजसिक भोजन इन लोगों के लिए है। और ब्राह्मणों के लिए, जो पढ़ने पढ़ाने में सीखने सिखाने की लाइफस्टाइल जिनकी है, उनके लिए सात्विक भोजन है। उबली हुई सब्जियां, उबले हुए चावल, वो उस प्रकार का भोजन जो सात्विक है नेचर में, जिसमें ज्यादा अधिक मिर्च मसाला नहीं हो, तेल घी अधिक नहीं हो, उस प्रकार का भोजन। तो ये आपका वर्क लाइफ क्या है, उसके हिसाब से आपको तय करना है कि आपको किस प्रकार का भोजन करना है। अन्न की जो परिभाषा है संस्कृत में, बहुत सुंदर परिभाषा है। अन्न का अर्थ संस्कृत में है वो जिसे आप खाते हो, और अन्न वो जो आपको खाता है। दुधारी तलवार है अन्न। अन्न मतलब वो जिसे आप खाते हो। ऊर्जा बनाने के लिए आपको अन्न खाना है, जीवित रहने के लिए आपको अन्न खाना है, इसलिए आप अन्न खाते हो। अन्न का अर्थ वो भी है जो आपको खाता है, क्योंकि अन्न को डाइजेस्ट करने की क्रिया में आपके शरीर से एंजाइम्स और एसिड्स रिलीज होते हैं। ये अन्न डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया में आपके शरीर को खा जाता है, और वो अन्न जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो तो पूरा ही आपके शरीर को खा जाता है। सो देयरफॉर अन्न की बहुत सुंदर संस्कृत में परिभाषा दी हुई है। 90% डिजीजेस, 90% बीमारियां पेट से होती हैं, और उनका एकमात्र सबसे बड़ा कारण है जो खाया उसको हजम नहीं किया। आपने डाइजेस्ट नहीं किया तो बीमारियां अधिक होंगी, क्योंकि जब डाइजेस्ट नहीं करते हो तो वो अन्न सड़ता है, उसमें से गैस बनती है। गैस आपके सारे पेट में, छाती में, गले में, सिर में घूमेगी, चक्कर आएंगे,
एसिडिटी होगी, गैसियस ट्रबल्स होंगी, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, एक बड़ी सीक्वेंस है बीमारियों की जो सिर्फ अन्न को हजम नहीं करने की वजह से होगी। और 90% बीमारियां आपके पेट से होती हैं। तो अन्न को हजम करने की जो मैकेनिज्म है हमारे शरीर की, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अन्न को हजम करने के लिए जो जठराग्नि चाहिए, जो भूख आप में चाहिए, उसके बाद जब आप भोजन करते हो तो जो हजम करता है वो जठराग्नि है। आपका शरीर और सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पंच तत्वों से आपका शरीर बना है। उसमें जठराग्नि अग्नि का एलिमेंट है। हजम करने की शक्ति आपकी अग्नि का एलिमेंट है। और क्योंकि ये अग्नि का एलिमेंट है, इसलिए सूर्य द्वारा कंट्रोल्ड है। आपकी जठराग्नि सूर्योदय से आरंभ होती है और सूर्यास्त के बाद शट ऑफ हो जाती है। और इसलिए सूर्यास्त के बाद आप जो भोजन करते हो उसका हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शरीर के लिए। जैन धर्म में उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया कि आप सूर्यास्त से पहले अपना रात्रि वाला भोजन कर लो। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में तीनों भोजन हो जाएं, ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है। बहुत आवश्यक है कि आपका डिनर सूर्योदय से 2.5 से 3 घंटे के बाद हो। सूर्योदय से 2.5 से 3 घंटे के बाद आपका डिनर होना चाहिए। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग मन में मुस्कुरा रहे होंगे कि डिनर तो रात को होता है, डिनर सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद कैसे हो सकता है। शाम का जो भोजन है, रात्रि का जो भोजन है, उसे सपर कहते हैं अंग्रेजी में। ब्रेकफास्ट, लंच, सपर। डिनर कभी भी हो सकता है। डिनर शब्द की आप इसका अर्थ देखो डिक्शनरी में, डिनर का अर्थ है चीफ मील ऑफ द डे। दिन भर का जो सबसे मुख्य भोजन है वो डिनर है। और वो मुख्य भोजन सूर्योदय से 2.5 से 3 घंटे बाद हो जाना चाहिए। उस समय आपको जो खाना है आप खाइए। उस समय आपकी जठराग्नि बहुत तेज है। आपको गुलाब जामुन खाना है, रबड़ी खाना है, जलेबी खाना है, जो कुछ इंडल्जेंस आपकी फूड की जितनी भी है वो सब उस समय कर लीजिए। क्वांटिटी भी अधिक हो सकती है और आपको जो खाना है वो भी खा सकते हो। सूर्योदय के 2.5 से 3 घंटे के बाद आपकी जठराग्नि प्रबल होती है और उस समय सब कुछ हजम हो जाता है। दूसरा भोजन दोपहर में 1:30-2 बजे के आसपास, ये सुबह वाले डिनर से 20% मात्रा में कम होना चाहिए। और इससे 20% मात्रा में कम सपर होना चाहिए जो सूर्यास्त के आसपास हो जाए। ऐसा करने से आपके सपर और स्लीप के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप आपको मिल जाएगा। और यह गैप बहुत आवश्यक है हाजमे के लिए, क्योंकि आपके हाजमे के लिए आपके शरीर का वर्टिकल दिशा में रहना बहुत आवश्यक है। डाइजेस्टिव स्पास्म तो है ही है एक आपके हाजमे के लिए जो जरूरी है, पर वर्टिकल अगर हो आपका शरीर, आप बैठे हो या खड़े हो तो ट्रंक रीजन आपका वर्टिकल होगा, तो ग्रेविटी फूड को नीचे खींचेगी। और ये हाजमे के लिए, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को पास होने के लिए ये बहुत आवश्यक फोर्स है। 2.5-3 घंटे में फूड आपका निचले वाले हिस्से में चला जाएगा डाइजेस्टिव एरिया में, और फिर उसके बाद आप सो भी जाओगे तो फिर वहां हाजमा हो जाएगा। यदि आप भोजन करते ही रात को सो जाते हो आड़े, तो ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकल है आपके शरीर को, और इसलिए वो फूड को नीचे नहीं खींच सकता। फूड जहां है वहीं रहेगा और फिर पार्शियल डाइजेशन होगा। वो एक और स्रोत है बीमारी का। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सोने से 2.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले सपर जरूर कर लें। जंक फूड भी एक तामसिक फूड है। ये भी आपका 10% का जो मैंने फिगर दिया, नॉन वेजिटेरियन, डेयरी प्रोडक्ट्स और जंक फूड, ये सब 10% के अंदर हो जाना चाहिए क्वांटिटी वाइज देखो तो। आप, मेरी राय ये है कि जहां तक हो सके आप घर का भोजन करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप होटल बिल्कुल मत जाइए, जहां तक हो सके घर का भोजन करिए। घर के भोजन में और होटल के भोजन में बेसिक एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? घर के भोजन में और होटल के भोजन में बेसिक डिफरेंस ये है कि होटल में भोजन बनता है पैसे कमाने की नियत से,
और घर का भोजन घरवाली बनाती है कि मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो। प्रेम से स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए घर का भोजन बनता है। और वो जो इमोशन है भोजन का, बनाने का जो इमोशन है, इसका भोजन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये साइंटिफिक सत्य है कि भोजन बनाने वाले के इमोशंस का भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके। पानी पर एक्सपेरिमेंट किया है जापानीज साइंटिस्ट ने। एक ही स्रोत से एक ग्लास में पानी लिया और दूसरे ग्लास में पानी लिया एक ही समय। एक ग्लास जो पानी लिया उसको गालियां दी, उसको गुस्सा किया, उसको धिक्कारा, उसकी तरफ घृणा के भाव भेजे और उसकी बर्फ बना दी। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बर्फ का देखा तो बहुत डिस्टर्ब्ड स्ट्रक्चर नजर आता है, बहुत डिस्टर्ब्ड स्ट्रक्चर नजर आता है। उसी स्रोत से उसी समय लिया हुआ दूसरा ग्लास पानी का, उसको प्रेम से देखा, उसको धन्यवाद किया, कृतज्ञता जाहिर की उसके प्रति, प्रार्थना की, उस प्रार्थना के भाव में उस पानी के साथ वार्तालाप किया और फिर उसकी बर्फ बनाई। और उस बर्फ को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसका देखा माइक्रोस्कोप में, तो जैसे गहनों में नगीने जड़े हैं, इतना सुंदर उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इस पर किताबें लिखी हुई, आप नेट में सर्च कर लो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जापानीज साइंटिस्ट की 2 किताबें हैं इसके ऊपर लिखी हुई, आपको भेद दिख जाएगा। तो भोजन बनाने वाले की भावना का बहुत प्रभाव पड़ता है भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू पर, और इसलिए घर का भोजन बहुत बहुत स्वादिष्ट और बहुत न्यूट्रिशनल होता है। आप कभी संडे चले जाओ होटल तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहां तक हो सके, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रावधान किया था कि मासिक धर्म हो स्त्री को तो वो भोजन नहीं बनाए, किचन में नहीं जाए, प्रार्थना नहीं करे, मंदिर में नहीं जाए। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन 4 दिन जब मासिक धर्म में है स्त्री, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है, उसके मन में घबराहट है, वो मन में स्थिर नहीं है, और उस चिड़चिड़े स्वभाव में यदि भोजन बनाएगी तो भोजन की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। उस चिड़चिड़े स्वभाव में प्रार्थना करना प्रैक्टिकली असंभव है, और इसलिए मंदिर में नहीं जाए। ये इसका साइंटिफिक रीजन। तो इसलिए घर का भोजन जहां तक हो सके घर का भोजन होना चाहिए। कुछ साइंटिफिक डिवाइसेस हैं जो हमारे विज्ञान ने हमको दिए हैं, उससे काम तो कम हो गया है, स्पीड भी बढ़ गई है, पर वो डिवाइसेस बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंपैक्ट करने वाले डिवाइसेस हैं। जैसे यदि आप दाल प्रेशर कुकर में बनाते हो तो वो स्टीम से उसकी कुकिंग स्पीड बढ़ जाती है, बहुत जल्दी दाल वो गल जाती है। और नेचुरल प्रिंसिपल ये है कि दाल को जमीन से उगने में 8 महीने लगते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जमीन से उसके दाल में आने में जितना समय लगता है, रसोई में उसको बनाने में भी उतना समय लगना चाहिए। उतना मतलब 8 महीने नहीं, पर वो स्लो कुकिंग होनी चाहिए। उसकी फास्ट कुकिंग होगी तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये नेचुरल प्रिंसिपल है। आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाइए, देखिए वहां जो खिचड़ी बनती है, एक के ऊपर एक 11 हंडियां रखकर नीचे से, और वो भी मिट्टी की हंडियां। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मिट्टी के बर्तन में न्यूट्रिशनल वैल्यू हाईएस्ट होती है बनाए हुए भोजन में, कुक्ड फूड के अंदर। स्टील के बर्तन में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, पीतल के बर्तन में थोड़ी ठीक होती है, कांसे के बर्तन में और ठीक होती है, पर मिट्टी के बर्तन में ऑलमोस्ट 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेन होती है। कुकिंग भी स्लो होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेन भी होती है। तो इसलिए प्रेशर कुकर वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। भोजन हमेशा गर्म करना चाहिए और भोजन बनने के 45-50 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए, तब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अधिकतम होती है। जितना बासी भोजन हो जाता है उतना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है। और फ्रिज में रखा हुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन का बासी भोजन, ये तो नेगेटिव न्यूट्रिशनल वैल्यू का है। इसके लिए फ्रिज की आवश्यकता भी नहीं। जो हम भोजन करते हैं वो फ्रेश ही करना है,
पर यदि रखना ही हो आपको फ्रिज को फलों को रखने के लिए या सब्जियों को रखने के लिए, क्योंकि रोज बाजार में जाकर आप खरीद नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, पर भोजन बनाया हुआ बासी भोजन तो फ्रिज में मत रखो, वो खा पी के खत्म कर दो या जिसको देना हो दे दिला के नक्की कर दो। हमारे एक लिसनर बोल रहे हैं कि कांसे के बर्तन में 98% रिटर्न होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू। बिल्कुल सही बात। मेरा एक और सुझाव है आपको कि बैठकर भोजन करो इंस्टेड ऑफ डाइनिंग टेबल। यदि आप जमीन पर बैठकर भोजन करोगे तो पालथी मारकर करोगे, आपका जो पोस्चर है उस समय वो आपको भोजन, शरीर के लिए जितना आवश्यक है भोजन, बस उतना ही भोजन आप खा सकोगे यदि आप बैठ के खाते हो। हमारे रोहन ठक्कर कह रहे हैं लिसनर हमारे की 8% न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है अगर बर्तन एल्यूमिनियम के हो, और प्रेशर कुकर में एल्यूमिनियम का बर्तन है, ओनली 8% न्यूट्रिशनल वैल्यू। और बिल्कुल सत्य बात है, एल्यूमिनियम भोजन बनाने के लिए सही मेटल नहीं है, बाकी किसी और यूज के लिए उसका यूज होगा। प्लेन में तो एल्यूमिनियम ही आवश्यक है क्योंकि लाइट मेटल है, पर भोजन करने के लिए, भोजन बनाने के लिए एल्यूमिनियम इज नॉट द राइट मेटल। बैठ के भोजन करने में आपको जितनी मात्रा भोजन की चाहिए आप उतनी मात्रा बिल्कुल ठीक से खा सकोगे, इसलिए बैठ के खाना ज्यादा अच्छा है। डाइनिंग टेबल इज नॉट रियली फॉर इंडिया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब प्रोडक्ट्स पे आते हैं, अगले 10-15 मिनट प्रोडक्ट्स पे चर्चा कर लेते हैं। डे टू डे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हम, हाँ एक और बात मैं बतानी भूल गया आपको भोजन से संबंधित, कि मिनिमम पॉसिबल आपके भोजन में शुगर, ऑयल और सॉल्ट, ये 3 किलर्स हैं जो हमने इन्वेंट किए हैं अपने आप को मारने के लिए। ईश्वर को पता था कि भोजन में आपको ब्लड में शुगर चाहिए, तो उसने गन्ना बनाया, पर हमने शुगर मिल्स लगा ली। हम गन्ने से रस निकालते हैं, उसमें से मोलासिस सारा अलग कर देते हैं और प्योर सुक्रोज के क्रिस्टल शुगर के बनाकर, सिवाय कैलोरीज के उसमें और कुछ नहीं। उसमें उस चाशनी में अपने गुलाब जामुन डुबोकर, उसमें हमारी जलेबी डुबोकर हम वो डायरेक्टली खाते हैं। न्यूट्रिशन कुछ नहीं है उसमें सिवाय टेस्ट और सिवाय कैलोरीज के। न्यूट्रिशन गुड़ में है पर शक्कर में नहीं है। और ऐसे ही चर्बी चाहिए शरीर को, ईश्वर को पता था, तो उसने नट्स बनाई, मूंगफली बनाई और दूसरे नट्स बनाए। हमने ऑयल मिक्स लगा ली। हम नट्स को पीसते हैं, नट्स में से तेल निकालते हैं और उसमें जो फाइबर है वो फाइबर हम गाय बैल को दे देते हैं खाने के लिए। वो फाइबर झाड़ू का काम करता है। आप यदि फाइबर के साथ चर्बी खाओ तो वो एक्सेस फैट झाड़ू के जैसे निकाल देगा आपके शरीर में से। हम फाइबर गाय बैल को दे देते हैं और प्योर ऑयल में अपनी पूड़ियां तलते हैं, उसमें अपने भजिया तलते हैं। और प्योर ऑयल वो एक्सेस फैट, इसलिए कोलेस्ट्रॉल, इसलिए हार्ट की बीमारियां, और अधिक नमक से ब्लड प्रेशर की बीमारियां, अधिक शुगर से डायबिटीज। तो ये 3 किलर्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए अपने फूड में से डेफिनेटली। अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। गर्मी के दिन है, प्यास लगेगी, आप कोल्ड ड्रिंक उठाओगी, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी। अब कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, एक बोतल ठंडा पानी आप पीते हो, उस ठंडे पानी के साथ कुछ कॉन्सेंट्रेट, कुछ केमिकल भी जाता है आपके शरीर में, और आपके शरीर को केमिकल हजम करना नहीं आता है। उसकी पहली रिएक्शन होती है फ्लश आउट द केमिकल, निकालो इसको, धो के बाहर निकालो शरीर में से। तो उसको बाहर निकालने के लिए वो एक बोतल पानी कोल्ड ड्रिंक का तो यूज करता ही है आपका शरीर, उसके अलावा स्वयं का एक बोतल पानी भी यूज करता है। आप फर्दर डिहाइड्रेट हो जाते हो 3-4 घंटे में, फिर आपको प्यास लगती है, फिर आप एक और बोतल कोल्ड ड्रिंक की उठाते हो, क्योंकि मेंटल स्पेस आपकी ऑक्यूपाई कर ली है एडवर्टाइजमेंट्स ने। ठंडा मतलब कोका कोला, ये दिल मांगे मोर, सर उठा के पियो। जितना केमिकल आप शरीर में डालोगे उतना शरीर डिहाइड्रेट और होगा, क्योंकि उसको केमिकल को धो के निकालना है बाहर जल्दी से जल्दी। प्रोडक्ट्स ऐसी बनाती हैं कंपनियां कि आप एक लो तो दूसरे की आवश्यकता महसूस हो। अधिक आप यूज करोगे तो अधिक उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, अधिक उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स बनाती है इंडस्ट्री ऐसे ही, और ऐसे ही मार्केट करती है। आप देखो टैल्कम पाउडर कैसे मार्केट होता है। बाथरूम में से निकलती है मॉडल, आधा किलो अपने शरीर पर छिड़कती है, क्योंकि आपके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि इतना पाउडर छिड़कोगे तो फ्रेशनेस महसूस होगी। और टैल्कम पाउडर क्या है, एल्यूमिनियम डस्ट है। सांस के साथ आपके शरीर में जाती है थोड़ी बहुत मात्रा उसकी। आपके शरीर को एल्यूमिनियम हजम करना आता नहीं है, वो लीवर में जमा करता जाता है। एडवांस मिडिल एज में एनलार्ज लीवर की प्रॉब्लम होती है।
पुराने जमाने में इत्र हुआ करते थे, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, स्वयं को महकाने के लिए, और बहुत सुंदर बात थी। अब परफ्यूम हो गई। इस दुर्दशा को देख के किसी शायर ने लिखा है कि वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था, अब इत्र भी सूंघिए तो पसीने की बू नहीं। इत्र तो गायब ही हो गया जीवन से, परफ्यूम आ गया, और एक नया आ गया, डियो। टीवी के एडवर्टाइजमेंट में देखो, इतना हेवी परसेंटेज डिओड्रेंट्स का है, और डियो का जो स्प्रे है वो एरोसॉल है, और एरोसॉल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। आपके शरीर को पेट्रोकेमिकल हजम करना नहीं आता है। जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे करते हो, 20 सेकेंड में एरोसॉल आपकी सांस के द्वारा ब्लड में मिल जाता है। आपके शरीर को हजम करना नहीं आता, लिवर में जमा करता जाता है, और एनलार्ज लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं। कितनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। कॉस्मेटिक्स, ये तो भयंकर हार्श पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आप क्लेंजिंग मिल्क यूज करते हो कॉस्मेटिक्स से पहले, शैम्पूस यूज करते हो, शेविंग जेल्स यूज करते हो, इसमें कई केमिकल कार्सिनोजेनिक हैं, प्रूवन कार्सिनोजेनिक केमिकल्स है। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक है, आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में देख लो। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल विदेशों में गैरेज क्लीनिंग डिटर्जेंट्स में यूज होता है, क्योंकि वहां ग्राइम और डर्ट गैरेज के फ्लोर में बहुत फंसी हुई होती है, उसको निकालने के लिए हार्श केमिकल है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, और ये डीप क्लेंजिंग मिल्क में, शेविंग जेल्स में, शैम्पूज में यूज होता है। तो आपके स्किन के साथ ग्राइम और डर्ट तो निकलती है, थोड़ी बहुत स्किन भी माइक्रोस्कोपिकली उसमें निकलना शुरू होती है, और उससे स्किन डिजीजेस, उससे स्किन कैंसर। मैंने एनएमडीसी में बहुत से प्रोग्राम्स किए। एनएमडीसी की 2 माइंस हैं, आयरन ओर की माइंस हैं छत्तीसगढ़ में, बचेली और किरंडोल करके 2 गांव हैं। सारा का सारा बस्तर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जाना होता है वहां पर, और वहां प्रतिवर्ष मैंने 10-10 दिन मैं वहां कई बार गया हूं, कई वर्षों तक। और वहां एनएमडीसी के डॉक्टर एक मेरे से मिले, और उन्होंने कहा, जब यहाँ ये शरीर शुद्धि की हम बात कर रहे थे हेल्थ की, तो उन्होंने कहा, रमेश जी आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो आदिवासी लोग हैं ना, बस्तर डिस्ट्रिक्ट सारा का सारा आदिवासियों का है। ये सारे हिंदुस्तान की आदिवासियों की आप पॉपुलेशन देखो तो 3 से 4 करोड़ के बीच में है, और इन 3 से 4 करोड़ आदिवासियों में एक भी स्किन कैंसर का केस नहीं है। इनकी स्किन डिजीजेस परसेंटेज बिल्कुल ही कम है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल, ये कॉस्मेटिक्स, ये हार्श केमिकल्स, ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं करते लोग। क्या संदेश है हमारे लिए इसमें कि हम हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या यूज, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस आप देखो ना। कॉस्मेटिक्स, मेरा प्रश्न आपसे एक है कि पिछले 30-40 साल में, 25-30 साल में कितनी ब्यूटी क्वींस इंडिया से आई? आप नाम गिनाइए। कई नाम तो हमको जबान पर याद है। ऐश्वर्या राय आई है, सुष्मिता सेन आई है, प्रियंका चोपड़ा आई है, याना गुप्ता आई है, 10-12 नाम मिल जाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, एकाएक भारतीय स्त्रियां एकाएक ज्यादा खूबसूरत हो गई, ज्यादा सुंदर हो गई? इतनी ब्यूटी क्वींस उस पीरियड में क्यों आई? 95 से लेके 2010 के बीच में बहुत से ब्यूटी क्वींस आई हैं। उसके पहले 2-4 ब्यूटी क्वींस आई हैं। क्यों? उनका गणित साफ है। ब्यूटी कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज कौन करता है? पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स, कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरर्स, और उनका गणित साफ है कि 20-22% मानव जाति का इस देश में रहता है। आज के 35-40 साल वर्ष पहले इस देश में कॉस्मेटिक्स ज्यादा नहीं मिलते थे, मिलते भी नहीं थे और बिकते भी नहीं थे। कॉस्मेटिक्स के नाम पे अफगान स्नो मिलता था सिर्फ एक। तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री नहीं थी, सेल ही नहीं थी। लक में शायद पहली कॉस्मेटिक कंपनी हिंदुस्तान की है जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। तो ब्यूटी क्वींस यहां से बनी, ब्यूटी की अवेयरनेस बढ़ी, फिर ये ब्यूटी क्वींस जाकर ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाती हैं कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के, और फिर उनकी सेल बढ़नी शुरू होती है। यदि आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की सेल 1975-80 के बीच में देखो और आज की सेल देखो, तो इन 40-45 वर्षों में हजारों गुना कॉस्मेटिक्स की सेल बढ़ी है।
और उसमें भी कई कितने हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कितने, डीप क्लेंजिंग मिल्क में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल मैंने बताया आपको, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो हमको थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे बड़ा अब्यूज गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब, ड्रग्स, ये तो सबसे बड़ा अब्यूज है शरीर का। मैं कई बार अपने हेल्थ के सेशंस में कहता हूं अपने पार्टिसिपेंट से कि आपको जल्दी अमीर अगर बनना है, बहुत जल्दी अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको एक काम करना चाहिए। आपके पास जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, उसमें इमीडिएटली अभी से आप केरोसिन भरना शुरू कर दो, पेट्रोल भरना बंद कर दो, केरोसिन पे चलाना शुरू कर दो इसको, क्योंकि केरोसिन हाईली सब्सिडाइज्ड है, गाड़ी चल सकती है उससे, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है। तो जो पैसा बचेगा आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। और मैं जानता हूं जैसे मेरे पार्टिसिपेंट्स हंसते हैं, ऐसे आप भी ये बात सुनकर हंस रहे होंगे, क्योंकि मूर्खतापूर्ण बात है। आप बोलोगे केरोसिन से गाड़ी चलाएंगे तो इंजन खराब हो जाएगा। हम में इतनी समझदारी है कि 50,000 60,000 की 2 व्हीलर या 5-10 लाख की 4 व्हीलर का इंजन खराब हो जाएगा, इसलिए हम केरोसिन नहीं डालेंगे। पर हमारा करोड़ों अरबों रुपए का ये शरीर खराब हो जाएगा, इसका ध्यान नहीं है। इसमें हम शराब भी डालेंगे, इसमें हम सिगरेट भी पिएंगे, इसमें हम तंबाकू भी डालेंगे, और कई मूर्ख इसमें ड्रग्स भी डालेंगे। कितनी मूर्खता है। तो जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट आप यूज करो तो ध्यान रखो ये वर्ड, केरोसिन मत डालो अपने शरीर के इंजन में। डोंट यूज केरोसिन। दिस इज स्टुपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये अगर हमें प्रज्ञा जाग जाए कि ये हमारे शरीर की ये दुर्दशा हम कर रहे हैं, तो एक टिपिकल डे आपका क्या होना चाहिए? सुबह 6 बजे उठो, अपना जो भी नित्य कर्म है वो करके 15 मिनट आसन, 15 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट मेडिटेशन, और आसन से पहले गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य की ओर मुख करके। उस 45 मिनट में सूर्य की एनर्जी भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद नहा धोकर 2 मिनट प्रार्थना करो। भोजन आपका 9:30 से लेके 6 साढ़े 6 के बीच में तीनों भोजन आपके हो जाने चाहिए। पानी की मात्रा, उठते ही पहले 2-3 गिलास पानी पीना है, रात को सोते समय 1 गिलास पानी पीना है, और बीच में सिवाय 3 भोजनों के 7 या आधे पौन घंटे बाद तक नहीं पीना है। बाकी किसी भी समय पी सकते हो। कितनी क्वांटिटी पीनी है वो मैंने बता दी, कैसे पीना है वो मैंने बता दिया। ये ध्यान रखना है। भोजन में ऑयल, शुगर और सॉल्ट ये कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं हो, कम से कम होना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन और आपका जंक फूड, ये क्वांटिटी के हिसाब से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। रात्रि के भोजन और स्लीप के बीच में कम से कम 2.5-3 घंटे का गैप होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को जितना हम कम यूज कर सकें, या जितना हमारी प्रज्ञा यूज करें हम प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए ठीक हैं, वो हम यूज करें। रात्रि को सोने से पहले रात्रि का मेडिटेशन करें। सिर आपका दक्षिण की ओर हो सोते समय रात को, पैर उत्तर की ओर हो, और अंतिम विचार आपका सोने से पहले प्रार्थना, प्रेम, कृतज्ञता भरा होना चाहिए। आध्यात्म में मान्यता है कि मृत्यु के पहले का अंतिम विचार आपका अगला जन्म तय करता है, और निद्रा आपकी रात्रि की मिनी डेथ है। तो अंतिम विचार रात को सोने से पहले प्रार्थना, प्रेम, कृतज्ञता भरा होना चाहिए। हॉरर फिल्म देख के मत सो। रिसर्च हुई है साइकोलॉजी में कि रात को हॉरर फिल्म देख के लोग सोते हैं, अगले दिन उनका व्यवहार बहुत वायलेंट होता है, क्योंकि रात्रि में अंतिम विचार बहुत गहरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और आपके सारे स्वास्थ्य को, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इस सारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अंतिम विचार रात्रि का बहुत महत्वपूर्ण है। सिर सूर्य की तरफ, दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन दक्षिण की तरफ सिर हो तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत सही रहता है। ये बातें मैंने आपसे आज की, अपने जीवन में इन बातों को उतारिए।
कोरोना को हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। कल फिर मिलते हैं 2:55 पर एक नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।